प्रिय विद्यार्थियों, नगरीय भूगोल के विषय में हम पूर्व के वीडियो में नगरीय आकारकी के कुछ बिंदुओं पर अनुषंगी नगर, भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति, इस संदर्भ में वीडियो बना चुके हैं और आपसे चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नगरीय भूगोल के एक विषय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। विद्यार्थियों, नगर में किसी भी कार्य को करने की क्षमता होती है और ये क्षमता उसके सेवा क्षेत्र पर निर्भर करती है। सेवा क्षेत्र का तात्पर्य आप जानते हैं कि वह क्या क्या वस्तुएं आम जनता को देता है और उसके बाह्य क्षेत्र में उनसे वस्तुएं लेता है। तो यह विचारधारा या यह सिद्धांत क्यों ज़्यादा विकसित हुआ या क्यों उसके विषय में ज़्यादा चर्चाएं हुई। देखिए विद्यार्थियों, किसी भी विषय का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसकी प्राथमिक और उसकी विस्तार के विषय में हम बात करते हैं। जैसे जैसे नगर का विस्तार होता है वैसे वैसे उसका सेवा क्षेत्र भी बढ़ता है। तो केंद्र स्थल सिद्धांत, जिसका यानी कि नगरों के संदर्भ में सर्वप्रथम मार्क जेफरसन ने 1931 में किया, नगर स्वयं विकसित नहीं होता अपितु निकटवर्ती क्षेत्र उसको विकसित करते हैं। मैंने अभी कहा ना आपसे कि आसपास के जितना क्षेत्र उसको पोषित करेंगे या उससे पोषित होंगे, वह उतना ही ज़्यादा उसकी केंद्रीयता या केंद्र चीज़ बढ़ती है। नगर का उससे जुड़े अनगरीय क्षेत्रों से घनिष्ठ संबंध होता है। ऐसे नगरीय अधिवास जो अपने निकटवर्ती क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ समूह एवं वितरण केंद्रों के रूप में भी कार्य करते हैं, केंद्र स्थल कहे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, मेरी बात कहने का अर्थ यह है कि जैसे से सेवा क्षेत्र बढ़ता गए, सेवा केंद्र बढ़ते गए, आपस में और केंद्र बढ़ते गए, प्रतियोगिताएं होती गई, तो एक विभाजन की स्थितियां बढ़ने लगी। उन्हीं विभाजनों को क्रिस्टलर ने समझाने का प्रयास किया। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके सामने चर्चा करूंगा केंद्रियता के बारे में, सेंट्रलिटी। प्रत्येक केंद्रीय स्थान मार्गों के मिलान स्थल पर स्थित होता है। बहुत सारे मार्ग जहाँ पर आके मिलते हैं। आप देखा होगा बहुत पहले ज़माने में कारवां चलते थे, सिल्क रूट आपने सुना होगा। तो जहाँ बहुत कोई बड़ा पानी का केंद्र हुआ या वनस्पति वाला क्षेत्र हुआ या कृषि वाला क्षेत्र हुआ या जिनको उनको सेवाएं मिल जाएं, तो वो कारवां वहाँ के रुकते थे। धीरे धीरे वो एक बाजार के केंद्र में विकसित होते गए और आदान प्रदान होते गए। हमारे विश्व में जो बंदरगाह हैं वो भी आवागमन के और व्यापार के केंद्र हम देखते हैं। केंद्र स्थल कितने दूर तक क्षेत्रों को सेवा करता है, यह वहाँ पाई जाने वाली सेवा व कार्यों की संख्या व प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसा एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, किसी राज्य की राजधानी
का सेवा क्षेत्र पूरे राज्य में होता है प्रशासनिक आधार पर। लेकिन यदि हम उसकी कोई फुटकर वस्तु यदि हमें लेनी है, ये भाई मैं हमने 1 किलो चीनी लेनी है, तो अब आदमी 1 किलो चीनी लेने के लिए तो केंद्र की राजधानी में जाएगा नहीं, वो अपने आसपास के क्षेत्र से लेगा या उसके आसपास के जिला मुख्यालय से में तभी जाएगा जब उसको 1 बोरी 2 बोरी या 3 बोरी चीनी लेनी होगी। तो प्रशासनिक आधार पर उसका सेवा केंद्र बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो सभी मुख्यमंत्री, सभी जिले के जिलाधीशों को से जुड़ा हुआ होता है। जो केंद्रीय स्थान अधिक कार्य करता है उसका पद भी ऊंचा होता है, तथा कार्यों की संख्या कम है तो उसका पद भी उसी तरह से हमको क्या है कि छोटा होता है। केंद्रीय बस्ती द्वारा किए जाने वाले कार्यों की संख्या, विशेषता, विस्तार तथा उनकी मात्रा पर निर्भर करती है, तथा केंद्रीयता का निर्धारण किसी केंद्र द्वारा किए जाने वाले केंद्रीय कार्यों की मात्रा, तीव्रता तथा सेवा प्रदेशों के विस्तार से किया जाता है। केंद्र स्थलों के निर्धारण से अभिप्राय यह निश्चित करने से है कि किसी प्रदेश में कौन कौन सी बस्तियां केंद्र स्थलों के रूप में कार्य कर रही हैं। केंद्र स्थलों के निर्धारण के लिए निम्न आधार अपनाए गए हैं। केंद्रीय सेवाओं की उपस्थिति किसी स्थान की केंद्रीय सेवाओं जैसे दैनिक क्रम, विक्रय, विभिन्न वस्तुएं, यातायात सेवाएं, बस या रेल सुविधा, क्षेत्र के अध्ययन के लोगों से ये सूचना प्राप्त की जाती है कि विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किन किन केंद्रों पर निर्भर हैं। जनांकीय सूचना केंद्रों की जनसंख्या की कार्यालय जनसंख्या संरचना के आधार पर केंद्र स्थलों का निर्धारण होता है। केंद्रीयता विभिन्न स्थानों की केंद्रीयता ज्ञात करके निश्चित सूचकांक के आधार पर केंद्र स्थलों का निर्धारण होता है। केंद्र स्थल के कार्यों पर प्रभाव डालने के वाले कारक केंद्र स्थल के कार्य प्रकार जैसे परिवहन सिद्धांत है, पर्याप्त मांग क्षेत्र है, बाजार जिसको हम बाजार सिद्धांत कहते हैं, प्रशासनिक सिद्धांत है, नियंत्रण या संगठन सिद्धांत है, सेवाओं की गुणवत्ता या उच्चावच। तो केंद्रीय स्थानों के सेवा केंद्रों के आकार 1933 में क्रिस्टलर ने लिखा कि व्यापार क्षेत्र एक केंद्र में होना चाहिए तथा व्यापार क्षेत्र वृत्ताकार होगा, जो एक दूसरे व्यापार क्षेत्रों की सीमा को स्पर्श करती स्थिति में कुछ क्षेत्रों में असीमित रह जाते हैं। जैसे इस समस्या को दूर करने के लिए वृत्ताकार मार्ग हैं, आपस में स्पर्श कर रहे हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए क्रिस्टलर ने व्यापार क्षेत्र को गोलाकार स्थान पर षटकोणीय आकार दिया, जो कि समान आकार के लोगों सब होंगे। इससे प्रतिस्पर्धा समाप्त होगी, यानी कि वृत्ताकार में प्रतिस्पर्धा हो रही है। षटकोणीय स्थिति में क्या होगी कि सब एक दूसरे, यानी कि एक सेवा केंद्र आसपास के सेवा केंद्रों को सेवाएं देने में सक्षम होगा। प्रतिस्पर्धा से होगी, कंपटीशन समाप्त होगा, प्रतिस्पर्धाएं समाप्त होगी। ये बात मैंने अभी आपसे कहा था कि जैसे जैसे विस्तार होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, स्थितियां जटिल होंगी, तो ऐसी जटिलताओं को दूर करने के लिए सीमांत पर 6 केंद्रों से घिरा होगा, यानी कि एक केंद्र होगा, उसके आसपास 6 सीमांत केंद्र होंगे। गाल्पिन के अनुसार यह व्यापार क्षेत्र वृत्ताकार होंगे तथा इसके कुछ भाग एक दूसरे को ढकने वाले होंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करते हुए हमको दिखाई देंगे। तो केंद्र स्थल सिद्धांत, वाल्टर क्रिस्टलर को केंद्र स्थल सिद्धांत का पिता माना जाता है। केंद्र स्थान सिद्धांत यह बताता है कि केंद्र स्थानों अथवा सेवा प्रदान करने वाली बस्तियों का एक पदानुक्रम होता है। यह सिद्धांत धरातल पर बस्तियों
व जनसंख्याओं के पुंजों के स्थानिक दूरी के अनुसार क्रम से रखने से संबंधित है। इस सिद्धांत का सार यह है कि उत्पादन भूमि का एक निश्चित क्षेत्र नगरीय बस्तियों के सहारे प्रदान करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, केंद्र स्थल सिद्धांत क्या होता है और वो किस प्रकार से कार्य करता है, इस विषय में हमने इस वीडियो में चर्चा करी। अगले वीडियो में हम और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।